फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम हिंदी वर्णमाला का दूसरा क्लास शुरू करेंगे और उसमें क्या है कि और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उसके उसके साथ साथ उसका हम विस्तार रूप भी पढ़ते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। ठीक है, हमको बता रहा है कि कौन सी ध्वनि है जो ओष्ठ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी है ब, ऑप्शन बी है म, और ऑप्शन सी है म, और ऑप्शन डी है त। तो कौन इसमें ओष्ठ नहीं है? ठीक है, तो कौन इसमें ओष्ठ नहीं होगा इसमें? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है कि प वर्ग प प वर्ग प वर्ग प वर्ग के जो सभी वर्ण होते हैं, जो प वर्ग के प, फ, ब, ह और म, ये सब क्या होते हैं? ये सब ओष्ठ होते हैं। इन सब का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ के द्वारा होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? त वर्ग। त क्या है? ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ठीक है, त वर्ग किस में आता है? तो त का उच्चारण किससे होगा? तो इसका उच्चारण होगा दांत से। ठीक है, दंत से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला, निम्नलिखित में से नासिक नासिक के व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है स, ऑप्शन बी है ब, ऑप्शन सी है गो, और ऑप्शन डी है ज। तो नासिक व्यंजन बताना है कि नासिक व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक गलत हो गया है। ठीक है, ये ब नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो नासिक व्यंजन इसमें से कौन हो जाएगा? तो कौन होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? नासिक व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ, और ऑप्शन डी है कंठ तालव्य। तो ए और अय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और अय वर्णों का उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण कैसे होगा? हम अगर ए बोलेंगे ए अय, तो इसका उच्चारण किससे हो रहा है? तो इसका उच्चारण हो रहा है कंठ और तालु के माध्यम से इसका उच्चारण हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ठीक है, किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है उसे हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है ल, ऑप्शन बी है क्री, ऑप्शन सी है यहाँ पे ई, और ऑप्शन डी है श्री। तो किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो किसे स्थान नहीं दिया गया है? तो श्री को क्या है? हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ठीक है, द्वित्व व्यंजन है। तो ऑप्शन ए पुनः, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली, और ऑप्शन डी है उत्साह। तो हमको बताना है कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो ये होगा दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये स ह ये क्या कहलाते हैं? तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन ए मूल स्वर, ऑप्शन बी है घोष वर्ण, ऑप्शन सी है संयुक्त वर्ण, और ऑप्शन ए तालव्य वर्ण। तो क्या है कि छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसके अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। चलिए आगे देखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ठीक है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसके बीच प्लस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी है आधा ज प्लस, यहाँ ऑप्शन सी है आधा ज अब प्लस घ होगा, यहाँ पे घ होगा, ज प्लस घ,
और ऑप्शन डी है ज प्लस न्य। तो ज्ञ वर्ण किस वर्ण के वर्णों के संयोग से बना है, तो किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण हमको बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो अघोष वर्ण बताने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अघोष वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा स स ह क्या होते हैं, ये अघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा स स और स, ये सब क्या होते हैं, ये सब अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, अघोष वर्ण होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें अघोष वर्ण कौन हो जाएगा, तो इसमें अघोष वर्ण कौन होगा, ऑप्शन सही होगा इसमें। तो क्या है कि हमने बताया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा स स ह, स और स, ठीक है, ये क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स है, तो ये क्या है, वह अघोष वर्ण होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ है, ऑप्शन सी है तालु और ऑप्शन ए दंत है। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तो घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो घ का अगर उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, घ घ बोलेंगे तो किस, इसका उच्चारण किससे हो रहा है, तो इसका उच्चारण कंठ से हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, क वर्ग के क वर्ग का उच्चारण किससे होता है, तो कंठ से होता है। कंठ से उच्चारण किसका किसका होगा, तो क वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण किससे होगा, तो कंठ से होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ह, ऑप्शन बी है ज्ञ, ऑप्शन सी है ड़ और ऑप्शन डी है न। तो संयुक्त व्यंजन बताना है हमको, तो कि संयुक्त व्यंजन, ठीक है, कौन सा है। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा, तो इसमें संयुक्त व्यंजन होगा ज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये किससे मिलके बनता है, तो आधा ज और य के मेल से क्या होता है, ज्ञ बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि उच्चारण की दृष्टि से कौन इसमें दंत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए तो, ऑप्शन बी है न, ऑप्शन सी है द और ऑप्शन डी है ट। तो कौन इसमें क्या है, उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो दंत्य कौन नहीं है, तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ट क्या है, ये दंत्य नहीं है। ठीक है, ट क्या है, दंत्य नहीं है। ट का उच्चारण किससे होता है, तो ये मूर्धा से होता है। ठीक है, मूर्धा से होता है। ट वर्ग के सभी, ट वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण किससे होगा, तो मूर्धा से होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा अमानक वर्ण है। तो ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी है प, ऑप्शन सी है फ और ऑप्शन डी है भ। तो आपको बताना है कि कौन सा अमानक वर्ण है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, ये ऐसे है। ठीक है, तो कौन इसमें अमानक वर्ण होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, ये अमानक वर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है छ वर्ण किसके योग से बनता है। ठीक है, छ वर्ण किसके योग से बनता है। तो ऑप्शन ए आधा क प्लस स, ऑप्शन बी आधा क प्लस च और ऑप्शन सी है आधा क, यहाँ पे आधा क और प्लस छ और ऑप्शन डी आधा क प्लस स। तो छ वर्ण किस के योग से बनता है, तो किसके योग से बनता है, तो आधा क और स के योग से बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है। तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 13। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है हिंदी वर्णमाला में, तो वो 11 मानी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन कई कई अगर क्वेश्चन पूछता है कि परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, तो वो 13 मानी गई है। परंपरागत परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या
कितनी मानी गई है, तो वो 13 मानी गई है। ठीक है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? उच्चारण की की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 10 मानी गई है। ठीक है, और लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 11 मानी गई है। लेखन की दृष्टि से लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 11 मानी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ठीक है, स्वर नहीं है, हमको बताना है कि कौन स्वर नहीं है। तो ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है उ, ऑप्शन सी है ए, और ऑप्शन डी है ज। तो कौन इसमें स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ज। क्या है ये? स्वर नहीं है, ये क्या है? ये व्यंजन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ठीक है, ट वर्ग का कौन नहीं है? तो ऑप्शन है ड, ढ, ऑप्शन बी है ड़, य, और ऑप्शन डी है प। तो इसमें ये कौन ट वर्ग का नहीं है? तो प क्या है? ये ट वर्ग का नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ठीक है, पश्च स्वर हमको बताना है कि पश्च पश्च स्वर कौन है? तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ब, ऑप्शन सी है ज, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी यहाँ पे छूट गया है, आपको लिख देते हैं, है? हाँ, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन पश्च स्वर है। ठीक है, तो पश्च स्वर इसमें से कौन सा होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आ। क्या है ये? पश्च स्वर है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए अध, अध, ऑप्शन बी है निष्प्रिय, निष्प्रिय, और ऑप्शन सी है द्वित्व, और ऑप्शन ए थोड़ा सा। तो विसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी है य, ऑप्शन सी है स, और ऑप्शन डी है र। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो य, र, ल, और व, ये सब क्या है? ये सब अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन हमको बताना है कि कौन इसमें अंतस्थ व्यंजन है। तो कौन इसमें अंतस्थ व्यंजन होगा? तो इसमें दो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, दोनों सही होगा। ठीक है, बी और डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ठीक है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी दंत, या ऑप्शन दो बार हो गया है। ठीक है, इसको सही कर देते हैं। तो क्या दिया है कि इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दंत है, मूर्धा है, कंठ है, और कंठोस्थ है। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ओ का, ओ हम बोलेंगे तो ओ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो ओ का उच्चारण होता है कंठोस्थ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी ओष्ठ, और ऑप्शन डी कंठ है। तो च वर्ग, अगर हम च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु से। ठीक है, तो इसका उच्चारण क्या होता है? तालु से होता है च वर्ग का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है क, यहाँ पे चंद नीचे बिंदी है, ग, ज, फ, ध्वनिया किसकी है? ठीक है, तो बताना है कि ये ध्वनिया किसकी है। तो ऑप्शन है संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी अंग्रेजी की, और ऑप्शन ए दक्षिणी भाषाओं की। तो क, क के नीचे यहाँ पे बिंदी रहता है, ग, ज, फ, तो ये ध्वनिया किसकी है? तो ये अरबी फारसी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए द, ट, ड, ढ, और ऑप्शन बी है च, छ, ज, झ, ऑप्शन सी है त, थ, द, ध, त, थ, द, और ये ध होगा। ठीक है, और ऑप्शन डी है
म फ ज भ। तो इसमें तालव्य व्यंजन हमको बताना है, तो तालव्य व्यंजन कौन सा होगा इसमें? तो इसमें तालव्य व्यंजन होगा, क्या है? च छ ज झ, ये क्या है? तालव्य व्यंजन है। च वर्ग का उच्चारण किससे होता है? तो तालु से होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो ऑप्शन ए स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, ऑप्शन सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, और ऑप्शन डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो अनुस्वार किसे कहा जाता है हमको बताना है। तो अनुस्वार किसे कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ ये क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ औ किस प्रकार के वर्ण है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी मूर्धय मूर्धय, ऑप्शन सी दंतोष्ठ, और ऑप्शन ए कंठोष्ठ। तो क्या है कि ओ और ओ का उच्चारण हम करेंगे तो इसका उच्चारण किससे होगा? तो इसका उच्चारण होगा कंठ और ओठ के मेल से होगा। तो इसका कौन सा होगा? तो ये कंठोष्ठ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52, और ऑप्शन डी 53। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, स्वर ध्वनि के प्रकार है। स्वर ध्वनि के प्रकार है। तो ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी प्लुत, ऑप्शन सी ह्रस्व, और ऑप्शन ए उपयुक्त तीनों। तो स्वर ध्वनि के प्रकार है। तो स्वर ध्वनि के प्रकार क्या है? तो स्वर ध्वनि के प्रकार दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, और ह्रस्व भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त तीनों। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। ठीक है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से आधव वर्ण का वैशिष्ट्य है। ठीक है, तो ओष्ठ स्पर्श अल्प प्राण अघोष निर्नुनासिक, दंत ओष्ठ स्पर्श अल्प प्राण घोष निर्नुनासिक, ऑप्शन सी है दंत ओष्ठ स्पर्श संघर्षी अल्प प्राण अघोष निर्नुनासिक, और ओष्ठ स्पर्श महाप्राण सघोष और निर्नुनासिक। तो आधव वर्ण का वैशिष्ट्य क्या होगा? तो इसका होगा दंत ओष्ठ, ठीक है, स्पर्श अल्प प्राण घोष और निर्नुनासिक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। ठीक है, अर्धस्वर कहलाता है। तो ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी र, और ऑप्शन डी ल। तो इसमें से कौन है जो अर्धस्वर कहलाता है? तो क्या कौन है? तो य क्या है? अर्धस्वर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखते हैं कि महाप्राण किसे कहते हैं। ठीक है, तो महाप्राण क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और समस्त ऊष्म वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, सॉरी, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और समस्त ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, दूसरा, चौथा। चलिए अगला देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी ध्वनि, और ऑप्शन डी वाक्य। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो ध्वनि होती है। ठीक है, कल हम आपको इसके बारे में पढ़ाया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? ठीक है, अल्प प्राण आपको बताना है कि कौन अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं ये पहले देख लेते हैं। तो अल्प प्राण में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ वर्ण तथा सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन
अंतस्थ व्यंजन ये सब क्या होते हैं, ये सब अल्प प्राण होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें अल्प प्राण कौन होगा, तो जो क्या है ये अल्प प्राण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, हमको बताना है कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी ट और ऑप्शन डी य। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं हम ये जानते हैं। तो क वर्ग से लेके क वर्ग से प वर्ग तक सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है। तो कौन इसमें स्पर्श व्यंजन नहीं है, हमको बताना है। तो कौन नहीं है इसमें, तो यह क्या है, ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, ठीक है। कंठ ध्वनियाँ आपको बताना है। तो ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी है य र, ऑप्शन सी है च ज और ऑप्शन डी है ट ड़। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती है, तो कौन होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए क और ख, ये क्या है, कंठ ध्वनियाँ है। क वर्ग का उच्चारण किससे होता है, तो कंठ से होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला किसे कहेंगे। तो ऑप्शन ए शब्द शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन बी शब्द गणना को और ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला किसे कहेंगे, तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की स ध्वनि है, स ध्वनि हिंदी की स ध्वनि है। तो ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी दंत्य और ऑप्शन डी ओष्ठ। तो स ध्वनि कैसी है, तो स का उच्चारण करेंगे स, तो इसका उच्चारण किससे होगा, तो इसका उच्चारण तालव्य से होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, ठीक है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो ऑप्शन ए म, ऑप्शन बी है ब, ऑप्शन बी है उ और ऑप्शन डी है आ। तो ओष्ठ कौन नहीं है, हमको बताना है। तो कौन नहीं है इसमें ओष्ठ, तो आ का उच्चारण किससे होता है, तो ओष्ठ से नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो ऑप्शन ए क ख ग, ऑप्शन बी है च ज य, ऑप्शन सी है त थ न और ऑप्शन डी है ट ठ ड़। तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह हमको बताना है कि कौन नहीं है। तो अल्प प्राण हमने अभी बताया कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। तो क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, ये सब क्या होते हैं, ये सब अल्प प्राण होते हैं। तो कौन इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो क्या है कि च ज य, ये सब क्या है, ये सब अल्प प्राण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। आपको बताना है कि वर्ण शब्द का अर्थ कौन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी है जाति और ऑप्शन डी है अक्षर। तो कौन नहीं होता है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण का अर्थ आकाश नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, कौन वर्ण घोष नहीं है, ठीक है, घोष नहीं है, हमको बताना है कि कौन घोष नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि घोष किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तथा सभी स्वर तथा अंतस्थ व्यंजन, ये सब क्या होते हैं, ये सब घोष या इसी को हम सघोष भी कहते हैं, क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का क्या है, तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर तथा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो य, र, ल, व और ह भी क्या होता है, घोष वर्ण या सघोष वर्ण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो कौन घोष नहीं है, आपको बताना है। तो कौन नहीं है इसमें घोष, तो इसमें कौन घोष नहीं होगा, तो ये होगा, तो क्या है, ये घोष वर्ण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, ठीक है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है,
घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी है तालव्य और ऑप्शन डी है दंत। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा इसमें? तो घ का उच्चारण किससे होता है? तो घ का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दकोश का सही क्रम बताना है। तो ऑप्शन ए संतान, सकल, सचल, सक्षम, ऑप्शन बी है सकल, संतान, सचल, सक्षम और ऑप्शन सी है सकल, सचल, संतान, सक्षम और ऑप्शन डी है संतान, सकल, सक्षम, सचल। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार इसका सही क्रम हमको बताना है। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले आएगा संतान, फिर सकल, फिर सक्षम और संचल सचल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला है निम्न में से महाप्राण वर्ण है। महाप्राण हमको बताना है कि महाप्राण कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यहाँ पे छूट गया है तो ये होगा थ। ठीक है, ऑप्शन बी है क, ऑप्शन सी है व और ऑप्शन डी है च। तो महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो महाप्राण होते हैं तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और समस्त समस्त ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये सब क्या क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो इसमें महाप्राण होगा थ, क्या है? महाप्राण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हिंदी शब्दकोश में अंग वह अ किस वर्ण के साथ आता है? अंग और अ किस वर्ण के साथ आता है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यहाँ भी छूट गया है तो ऑप्शन ए है यहाँ पे अ होगा, अ। ऑप्शन बी है अ, ऑप्शन सी है अंग, अंग होगा यहाँ पे अंग और ऑप्शन डी है आ। तो अंग और अ किस वर्ण के साथ आते हैं? तो किस वर्ण के साथ आते हैं अंग और अ? तो ये अ के साथ आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है तो ऑप्शन ए विसर्ग को, ऑप्शन बी है महाप्राण को, ऑप्शन बी है संयुक्त व्यंजन को और ऑप्शन डी है अल्प प्राण को। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है हमको बताना है। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो विसर्ग को क्या होता है? अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो ट वर्ग का उच्चारण किससे होता है? तो हमने अभी बताया कि ट वर्ग का उच्चारण किससे होगा? तो मूर्धा से होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ऑप्शन ए पार्श्विक, ऑप्शन बी उत्क्षिप्त, ऑप्शन सी प्रकंपित और ऑप्शन डी संघर्षशील। तो प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है हमको बताना है। तो प्रयत्न के आधार पे कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो क्या होगा कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये कैसी है? तो ये पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है? तो ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी अयोगवा और ऑप्शन डी है संयुक्त व्यंजन। तो अंग और अ हिंदी वर्णमाला में क्या है? तो ये अयोगवा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है हमको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ये छूट गया है, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए 6। ठीक है, तो 6 ऑप्शन बी है स, ऑप्शन सी है त्र और ऑप्शन डी है रे। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है हमको बताना है। तो कौन नहीं होगा? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा? तो स क्या है? ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए जो, ऑप्शन बी है र, ऑप्शन सी है ह और ऑप्शन डी है स। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है? कौन है? तो इसमें जो क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है
हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त्र और ऑप्शन ए ज्ञ। तो छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये क के बाद आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो ए का उच्चारण अब करेंगे तो इसका उच्चारण किससे होगा? तो हमारा ऑप्शन है तालव्य, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी है कंठोष्ठ और ऑप्शन डी है कंठ तालव्य। तो ए का उच्चारण करेंगे ए। ए का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? तो ए का उच्चारण हो रहा है कंठ और तालव्य से। ठीक है, तो क्या होगा? कंठ तालव्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो और भी लोगों तक इसको शेयर जरूर करें।